हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अभ्यास सीरीज का पार्ट 2। इसके अंतर्गत हम कवर करेंगे उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी होंगे। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आइए दोस्तों, इसी के साथ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। स्कूपिंग का संबंध किस फसल से है? इसके ऑप्शंस हैं फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, गाजर। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जी जो आप लोगों के आंसर मिल रहे हैं फूल गोभी, कुछ लोग पत्ता गोभी बता रहे हैं। जी, इसका राइट आंसर होगा फूल गोभी। क्या होगा दोस्तों? फूल गोभी। आइए देखते हैं क्या होता है ये। व्हाट इज स्कूपिंग? स्कूपिंग क्या होती है? आइए इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, स्कूपिंग जो होती है, स्कूपिंग स्कूपिंग क्या होता है? जब कर्ड, जो कली फ्लावर होता है, कली फ्लावर का जो फूल होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ड कहते हैं। सबसे पहले ये बात आप लोग समझ लीजिए, क्या कहा जाता है? कर्ड। कर्ड जब विकसित हो जाता है तो उसके जो बीज का भाग होता है, मान लीजिए ये कर्ड है, ये मान लीजिए कर्ड है। कर्ड का जो बीच वाला पोर्शन होता है इसे गोलाई में काट कर निकाल दिया जाता है। ये जो बीच वाला भाग होता है क्या किया जाता है? गोलाई में इसे काट कर निकाल दिया जाता है। इससे लाभ ये होता है कि इसमें जो फूल होते हैं उसमें कल्ले बहुत सारे निकलते हैं, और दूसरा लाभ ये होता है कि इसमें सड़न नहीं लगती है। ठीक है दोस्तों, तो दो लाभ होते हैं। यही प्रक्रिया जो होती है बीच के भाग को यानी कि मध्य भाग को गोलाई में काट कर निकालना ही स्कूपिंग कहलाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। एक इसमें एक महत्वपूर्ण क्रिया और होती है ब्लांचिंग। इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। आइए, जो लोग नहीं जानते उनको हम बता दे रहे हैं यहाँ पे ब्लांचिंग क्या होती है। ब्लांचिंग, व्हाट इज ब्लांचिंग? ब्लांचिंग वो प्रक्रिया होती है कर्ड में, कर्ड को धूप से बचाने के लिए इसे पत्तियों से, कर्ड की जो पत्तियां साइड की होती हैं उन्हीं पत्तियों से इसको ढक दिया जाता है। ठीक है, पत्तियों से ढक दिया जाता है जिससे धूप की वजह से जो फूल का रंग है वो पीला नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रक्रिया होती है ब्लांचिंग। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। इसकी कुछ वैरायटियां हैं, जैसे पूसा है। कौन सी वैरायटी? पूसा, हिमज्योति, पूसा, हिमज्योति, और इसके अलावा स्नोबॉल। स्नोबॉल श्रेणी की जो इसकी वैरायटी होती हैं, ठीक है, इस श्रेणी की जो वैरायटियां होती हैं उनमें ब्लांचिंग की क्रिया नहीं करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये धूप से प्रभावित नहीं होती हैं और इनका रंग पीला भी नहीं पड़ता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से जौ की छिलका रहित किस्म है? इसके ऑप्शंस हैं HB1 केदार, RD 2052 डोलमा। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, जी आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? डोलमा। क्या होगा? डोलमा। डोलमा जो इसकी वैरायटी है वो छिलका रहित जौ की वैरायटी है। HB1 की बात कर लेते हैं। HB1 क्या है? HB1 जो है जौ की पहली संकर किस्म है, जौ की पहली संकर किस्म यानी कि हाइब्रिड वैरायटी। ठीक है, पहली संकर किस्म है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पहली संकर किस्म कौन सी है? HB1 केदार। केदार वैरायटी जो है इसकी, ये चारे और बीज दोनों के लिए उत्पादित की जाती है।
चारा और बीज, चारा व बीज के लिए काफ़ी मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है, बीज के लिए, ठीक है। और RD2052 ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण वैरायटी है, जो कि RD2052 जो मोलिया डिजीज़ होती है, मोलिया डिजीज़ के प्रतिरोधी वैरायटी है, प्रतिरोधी वैरायटी है। कौन सी? RD2052। ये सभी वैरायटियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनका आप लोग नाम याद रखेंगे और इनकी विशेषताएं भी ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किंग्स ऑफ वीड की संख्या किस खरपतवार को दी जाती है? यानी कि किंग्स ऑफ वीड, ठीक है, खरपतवार का राजा किसे कहा जाता है? गाजर घास को, दूब घास को, सत्यानाशी और लास्ट इसका ऑप्शन है जंगली जाई। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा, आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा इसका? गाजर घास। इसका राइट आंसर होगा गाजर घास। इसका जो बॉटिकल नेम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बॉटिकल नेम लिख के आते हैं और उसमें बहुत डाउट होता है, इसलिए आप लोगों को हम इसका बॉटिकल नेम भी बता दे रहे हैं। पार्थेनियम, क्या नाम है? पार्थेनियम, पार्थेनियम हेस्ट्रोफोरस, हेस्ट्रोफोरस, ठीक है, पार्थेनियम हेस्ट्रोफोरस। दूब घास का बॉटिकल नेम क्या है? साइनोडॉन डैक्टिलॉन, ये तो आप लोग जानते होंगे, साइनोडॉन डैक्टिलॉन, ठीक है, साइनोडॉन डैक्टिलॉन। और सत्यानाशी, इसका नाम आर्जीमोन मैक्सिकाना है। सत्यानाशी का बॉटिकल नेम क्या है? आर्जीमोन मैक्सिकाना, जंगली जाई की बात करें तो अवीना फटुआ, इसका क्या नाम है? अवीना फटुआ। ये जो पार्थेनियम होता है, पार्थेनियम हेस्ट्रोफोरस, इसमें एक पार्थेनिन नाम का क्या पाया जाता है? विषैला पदार्थ पाया जाता है और ये बहुत ही नुकसानदायक होता है। वैसे ये सबसे पहले अपने यहाँ कहाँ पे देखी गई थी? पुणे में। इसे सबसे पहले पुणे में देखा गया था। वैसे अब वर्तमान समय में ये तो हर जगह देखने को मिल जाएगी, लेकिन सबसे पहले पुणे में सन 1950 में देखी गई थी, 1955 में करीब में। और 1950 में कहाँ से आई थी भारत? ये अमेरिका से। कहाँ से आई थी? अमेरिका से। एक खरपतवार जो आया था भारत में आ गया था, एक गेहूँ वहाँ से इंपोर्ट किया गया था, गेहूँ का नाम था PL, गेहूँ का नाम क्या था? PL48। ये गेहूँ वहाँ से मंगाया गया था, इसी के साथ ये भारत में आ गया था। ये अमेरिकन एक खरपतवार है, ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में ये भारत में एक महामारी की तरह फैल गया है और ये काफ़ी नुकसानदायक है। इससे मनुष्यों में जैसे श्वास, दमा, खाद, खुजली इत्यादि यानी कि स्किन डिजीज़ काफ़ी मात्रा में फैल रही हैं। इसमें जो पार्थेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है वो बहुत ही हार्मफुल है, जानवरों के लिए भी और मनुष्य के लिए भी। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। पेंटेड बग किस फसल का प्रमुख कीट है? सरसों, सूरजमुखी, पेंटेड बग जो है किस फसल का प्रमुख कीट है? सरसों का, सूरजमुखी का, सोयाबीन का, तिल का। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, जी आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा इसका? सरसों, ठीक है, क्या होगा? सरसों। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉकिंग टाइप लेग पाए जाते हैं, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों,
जी आप लोग जो जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग टिड्डा झिंगुर दे रहे हैं और कुछ लोग काकरोच। तो आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, काकरोच होगा। क्या होगा, काकरोच। इसका राइट आंसर होगा काकरोच। काकरोच में वॉकिंग टाइप लेग पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं चींटियों में कैसे लेग पाए जाते हैं। इसमें होते हैं रनिंग टाइप। रनिंग टाइप जो लेग्स होते हैं, रनिंग टाइप लेग्स किस में पाए जाते हैं, ये चींटियों में पाए जाते हैं। और टिड्डा झिंगुर में बात की जाए तो इसमें जो जो पैर होते हैं वो जंपिंग टाइप होते हैं। कैसे होते हैं, टिड्डा और झिंगुर में जंपिंग टाइप, जंपिंग टाइप, या कभी कभी आप लोगों को साउंड प्रोड्यूसिंग भी लिख के आ जाता है। साउंड प्रोड्यूसिंग, क्योंकि ये आवाज़ भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, साउंड प्रोड्यूसिंग जो इसमें पैर पाए जाते हैं झिंगुर में और टिड्डा में, ये पैर मुख्यतः नर कीट में पाए जाते हैं। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साउंड प्रोड्यूसिंग टाइप जो पैर पाए लेग्स पाए जाते हैं टिड्डा और झिंगुर में, ये नर कीटों में पाए जाते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में कौन माइकोप्लाज्मा जनित बीमारी नहीं है। ऑप्शंस हैं, इसके ऑप्शन हैं लिटिल लीफ डिजीज इन ब्रिंजल, सेकेंड ग्रासी सूट डिजीज ऑफ शुगर केन, फाइलोडी ऑफ सीसेम और ईयर कॉकल डिजीज इन वीट। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा, कुछ लोग ए दे रहे हैं और कुछ लोग डी दे रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। लिटिल लीफ डिजीज ब्रिंजल, ये तो माइकोप्लाज्मा जनित बीमारी है ही। सेकेंड नंबर पे ग्रासी सूट डिजीज ऑफ शुगर केन, ये भी क्या है, माइकोप्लाज्मा जनित बीमारी है। और फाइलोडी ऑफ सीसेम, ये भी एक माइकोप्लाज्मा जनित बीमारी है। लेकिन ईयर कॉकल डिजीज जो होती है ये नेमेटोड जनित बीमारी है। क्या है, नेमेटोड जनित, नेमेटोड जनित यानी कि सूत्रकृमि या सूत्रकृमि। ठीक है, नेमेटोड को सूत्रकृमि भी कहते हैं, सूत्रकृमि जनित बीमारी है। और इसका जो जीव होता है यानी कि वो कौन होता है, नेमेटोड जनित बीमारी तो है ही है ये, लेकिन इसका जो रोग कारक होता है, रोग कारक जीव, वो कौन सा होता है, एन गुना ट्रेटिसाई। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ट्रेटिसाई ये भी पूछा जा चुका है। एन गुना ट्रेटिसाई जो होता है ये किस बीमारी का रोग कारक है, जीव है, तो आप लोग बताएंगे ये ईयर कॉकल डिजीज इन वीट, जो गेहूं में ईयर कॉकल डिजीज लगती है, इसे सेहू इत्यादि रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गेहूं में सेहू रोग, तो इसका जो रोग कारक जीव है एन गुना ट्रेटिसाई है और ये नेमेटोड जनित बीमारी है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 0.5 × 0.1 ग्राम सक्रिय हाइड्रोजन आयन प्रति लीटर वाले पोटेशियम क्लोराइड निस्सार का जो मृदा पीएच होगा वो क्या होगा, 5, 6, 7, 8। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 0.00001, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वो 1 × 10⁻⁻6। तो जो यह 10⁻⁻6 है, यही क्या है इसका पीएच। पीएच क्या है इसका, पीएच जो है इसका 6 होगा। क्या होगा, 6, क्योंकि किसी विलयन में उपस्थित पीएच मान होता क्या है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ही उसका पीएच मान कहलाती है। ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ही उसका पीएच मान कहलाती है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, 6।
सामान्य, यहाँ पे लिख गया है उष्ण, ये उष्ण नहीं होगा, क्या होगा, उष्ण, क्या होगा, उष्ण, ठीक है। सामान्य उष्ण कटिबंधीय मृदाओं का कार्बन नाइट्रोजन मान होता है। सामान्यता जो होता है उष्ण कटिबंधीय जो मृदाएं होती हैं उनका कार्बन नाइट्रोजन मान जो CN रेशियो होता है वो क्या होता है, आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। बी, 10:1। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि ये कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता क्या है। मृदा में कार्बन नाइट्रोजन रेशियो का एक बहुत महत्वपूर्ण ही रोल होता है, ठीक है। अगर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो बिगड़ जाए तो मृदा की जो संरचना है वो खराब हो जाएगी और वो अनउपजाऊ मृदा बन जाएगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। कार्बन जो होता है मृदा में क्या होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, यानी कि ऊर्जा यानी एनर्जी प्रदान करता है। और जो नाइट्रोजन होता है वो क्या करता है, एक मुख्य पोषक तत्व होता है पौधों के लिए, ठीक है। इसलिए दोनों का रेशियो में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। और ये अगर संबंध बिगड़ रहा है, वर्तमान समय में यही मतलब देखने को मिल रहा है, जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है वो काफ़ी बिगड़ता जा रहा है। जैसे जैसे मतलब कार्बन नाइट्रोजन रेशियो बिगड़ेगा वैसे वैसे उपजाऊ जो उसका फर्टिलिटी है वो डाउन होती चली जाएगी भूमि की, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जो होते हैं ये क्या होते हैं, मृदा जीव तथा उच्च पौधों के बीच नाइट्रोजन के लिए इसी के